वेल आज के ज़माने में अगर ज़मीन खरीदता है तो उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर रजिस्टर करने के बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। वो सब करने के बाद बूम, ज़मीन अपने नाम पर। और उसके अलावा और एक रूप भी होता है जो उत्तराधिकारी के रूप में भी ज़मीन को अपने नाम में किया जा सकता है। वेल ये सब तो हम इस ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास कुछ और होता है और इतिहास और कुछ है। तो हम समझेंगे कि ज़मीनों के बारे में और ज़मीन का राइट यानी कि लैंड राइट्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। वेल एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात करेंगे जो है आज का टॉपिक हमारा, ओरिजिन ऑफ लैंड राइट इन असम। वेल ओरिजिन ऑफ लैंड राइट को समझने के लिए चार सब डिवाइड टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहला बिफोर सिविलाइजेशंस, नंबर 2 आफ्टर सिविलाइजेशन, नंबर 3 आफ्टर मोनार्की, नंबर 4 आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं बिफोर सिविलाइजेशन। वेल बिफोर सिविलाइजेशंस के बारे में जानने से पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था ये जानते हैं, और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इसको वेल डिफाइन करते हैं चार्ल्स डार्विन, जो कि बहुत जाने माने साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एक नेचुरल सिलेक्शन की तरह से हुआ था। उसका ये कहना था कि 12 मिलियन ईयर्स से पहले यानी कि 12 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन एक मैमल्स थे। उन्होंने ये बताया था उनके थ्योरी में। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका प्रमाणित भी दिया था क्योंकि अफ्रीका में एक फॉसिल्स मिला था और उस फॉसिल्स का जेनस था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो एप होता है यानी कि उसके थ्योरी में ह्यूमन का इवोल्यूशन एक एप से हुआ था। और उस एप का जो स्कल था जो एक्सकावेट करने पे मिला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उस एप का स्कल और आज का एप का स्कल कुछ अलग है, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो पहले मिला था स्कल्स जो एक्सकावेट करके मिला था, उसका स्कल ह्यूमन बिहेव की तरह मिलता जुलता था। और ये भी कहा जाता था कि जब मानवता शुरू हुआ उससे पहले वो जानवरों का शिकार करके उसका कच्चा मांस खा के उन लोगों का सर्वाइविंग करते थे। और यही नहीं, वो हंटिंग करने के लिए या फिर यानी कि शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर। आफ्टर सिविलाइजेशन से पहले लोगों का सर्वाइवल का प्राइमरी मेथड था हंटिंग, लेकिन धीरे धीरे वक्त के बदलते लोगों ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे एक ही जगह पे सेटल होकर अपने खेत को संभाला और अपने खेत को बचाने का प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स बन गया था। और इस वजह से लोगों ने कम्युनिटीज फॉर्म किया खेतों की और लोगों की सुरक्षा के लिए। वेल आप सोच रहे होंगे सुरक्षा, लेकिन किस चीज़ से? अक्सर खेतों में जंगली जानवर आके खेत का अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं, इसलिए सुरक्षा जरूरी था। वेल लेट्स रिटर्न टू द टॉपिक। कम्युनिटी फॉर्म हो जाने के बाद कम्युनिटी से एक लीडर चुना जाता था और वक्त के साथ लीडर बदलता गया और धीरे धीरे ये परंपरा मोनार्की में बदल गया। अब अगले टॉपिक में देखते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर द मोनार्की। नंबर 3 आफ्टर मोनार्की। इसी परंपरा के चलते किंगडम फॉर्म हो चुका था, जहाँ पे राजा और महाराजा का राज चलता था और ज़मीनों का एब्सोल्यूट प्रोप्राइटर का दर्जा राजाओं को मिला था। जब मोनार्की शुरू हुआ तब ज़मीनों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था राजा के द्वारा, जैसे कि दिवोत्तर, धर्मोत्तर, ब्रह्मोत्तर। ये ज़मीन सब रेवेन्यू फ्री था। दिवोत्तर लैंड यानी कि वो ज़मीन जो मंदिर या फिर रिलीजियस आइडल्स को दिया गया। धर्मोत्तर लैंड यानी कि वो ज़मीन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया। ब्रह्मोत्तर लैंड यानी कि वो ज़मीन जो पंडित या फिर प्रीस्ट या फिर ब्राह्मण्स को दिया गया। जब असम में पूरी तरीके से अहोम का रूल हुआ तब एरिया के सारे पुरुषों को खेल्स में डिवाइड कर दिया गया था, जहाँ पे खेल्स में 1000 या फिर 5000 मेंबर्स रखा गया था। और खेल्स को सब डिवाइड करके गोट फॉर्म किया गया, जहाँ पे सिर्फ 3 या 4 मेंबर्स रखा गया। गोट के मेंबर्स को पाइप या फिर रियट से जाना जाता था। हर एक गोट में से एक पाइप राजा के लिए काम करता था और उस काम के दौरान गोट के मेंबर को 2.7 एकड़ जमीन दिया जाता था, जहाँ पे गोट के 2 मेंबर्स खेती करता था और एक मेंबर राजा के लिए ही काम करता रहता था। लेकिन 1833 में कुछ ऐसा हुआ, मतलब 1833 को ब्रिटिश का एंटर होता है असम में, वो भी सिर्फ अपर असम में। और धीरे धीरे 1838 को पूरे असम को कॉलोनाइज कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और ब्रिटिश के एंटर होते ही ज़मीनों का जो सिस्टम बनाया गया था अहोम किंग्स के द्वारा, वो सब सिस्टम में चेंजेस लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वेल अब हम समझते हैं हमारे आखिरी टॉपिक को, आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। उस समय ब्रिटिश का कमिश्नर था डेविड स्कॉट
जो आसाम में एंटर होते ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी ज़मीन रेवेन्यू फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो दिबोत्तर हो या फिर धर्मोत्तर हो या फिर ब्रह्मोत्तर हो, कोई भी ज़मीन रेवेन्यू फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के चलते दिबोत्तर, धर्मोत्तर और ब्रह्मोत्तर का रेवेन्यू का सिस्टम अलग बनाया गया था, बाकी ज़मीनों जैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एब्सोल्यूट प्रोप्राइटरी राइट्स और राइट्स जो पाइट्स को मिला था, जैसे ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के हिसाब में जो कल्टीवेट करते थे, उन राइट्स को ब्रिटिशर्स ने भरपूर तरीके से रिकॉग्नाइज किया था। इन सारे जटिल समस्या को संभाल के रखने के लिए ब्रिटिश के अंतर्गत एक कानून बनाया गया था और उस कानून का नाम दिया था आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन, जो कि 1886 में बनाया गया था। फिर ये रेगुलेशन ही आगे बढ़ता चला और फिर आज़ादी के बाद इस रेगुलेशंस में कुछ बदलाव लाया। जब डेमोक्रेसी का प्रधान हुआ था इंडिया में, तब इस रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस लाया और इस रेगुलेशंस का नाम दिया गया था आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रीअसेसमेंट रेगुलेशंस। आज का टॉपिक सिर्फ यही था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।